हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कंप्यूटर साइंस के इस सेशन में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा एमसीक्यू का सीरीज, जी हाँ, हमारा एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। और हमारा एक वीडियो यानी कि 50 टॉप क्वेश्चंस का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का ही, जो कि एपिसोड 1 का था, उसका वीडियो हमारा आ चुका है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उसको भी देख लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे 50 क्वेश्चंस उसमें मैंने करवाए हैं और काफी अच्छे तरीके से मैंने करवाए हैं। और क्वेश्चन के काफी अच्छे लेवल्स भी हैं। आज भी अच्छे लेवल्स रहेंगे और कल वाले में भी अच्छे लेवल्स थे। तो अगर आपका वो सेशन मिस हो गया है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट, यानी कि एक सेपरेट प्लेलिस्ट एमसीक्यू के लिए क्रिएट किया हुआ है। तो आप जाकर उस प्लेलिस्ट को विजिट करके और आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला वो भी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स ही है, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि बेसिक्स प्लस फंडामेंटल में हमने जो एमएस ऑफिस तक पढ़ाया था वो पूरा उसी में कवर होता है। तो इसके लिए घबराना नहीं है कि सिर्फ बेसिक का अलग, सिर्फ जनरेशंस का अलग, सिर्फ इनपुट आउटपुट का अलग, सिर्फ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का अलग, मेमोरी का अलग। तो ऐसे अगर करवाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि बेसिक से लेकर और एमएस ऑफिस, जिसमें जनरेशन से वगैरह सब इंक्लूड है, यानी कि हिस्ट्री वगैरह सब इंक्लूड है, तो उसको हम करवा रहे हैं पूरे मिक्स्ड लेवल पे। यानी कि पूरे मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, इजी भी, मॉडरेट भी और हाई लेवल्स के भी। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है हमारा वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर रहेगा आज, वही सेम टॉपिक रहेगा, लेकिन इसमें बेसिक्स कवर होंगे, जनरेशंस कवर होंगे, हिस्ट्री कवर होंगे, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, मेमोरी और एमएस ऑफिस। इतने तक के मिक्स्ड क्वेश्चंस इसमें आपको दिखेंगे। और जैसा कि पता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको बना डाला तो लाइफ जिंगा लाला, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल हाई हैं। थोड़ा सा अगर माइंड को आप एक्सरसाइज करा देते हैं, कंसेप्ट सही से पढ़े हुए हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े इस वीडियो में, आप अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी जरूरत वाले लोगों को, जो भी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उनका थ्योरी तो कंप्लीट हो ही जाएगा, प्लस प्लस एमसीक्यू भी वो कर लें, अच्छे से अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। और लास्ट में पूरे सेशन देखने के बाद लास्ट में आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चंस के लेवल्स कैसा लगा, यानी ओवरऑल बोले तो आपको पूरा सेशन कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में मुझे आप जरूर बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन पे। तो जो पहला क्वेश्चन है आज का, थोड़ा सा फॉर्मेट आपको चेंज दिखेगा क्योंकि उस वाले में काफी टाइम लगा था। तो थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए हम थोड़ा अलग फॉर्मेट लिया है, क्योंकि रोज एक ही फॉर्मेट रहेगा तो फिर थोड़ा सा आपको बोरिंग टाइप का फील होगा, इसलिए आज थोड़ा अलग फॉर्मेट है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कहता है द टर्म 128 बिट इरा रेफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कहने का मतलब है कि 128 बिट एरा जो टर्म है वो किसको रेफर करता है। और आपके ऑप्शंस हैं, ए है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, बी लैपटॉप्स, सी सुपर कंप्यूटर, डी वीडियो गेम कंसोल्स। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट और राइट आंसर। और हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम मिलेगा ताकि आप उसके बारे में सोचें और फिर सही से आप उसका आंसर करें। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इस क्वेश्चन 1 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वीडियो गेम कंसोल। आपको पता है कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो एआई बेस्ड होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। जो हमारा लैपटॉप्स है वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है। सुपर कंप्यूटर आपको पता है कि साइज वाइज बहुत बड़ा होता है, फास्टेस्ट है, मोस्ट एक्सपेंसिव है। और जो वीडियो गेम कंसोल है वो रेफर करता है 128 बिट एरा को। और वीडियो गेम कंसोल का एग्जांपल तो आपको पता ही होगा, आपका एक्सबॉक्स हो गया, निंटेंडो हो गया, प्ले स्टेशन हो गया। तो ये सब क्या है, वीडियो गेम कंसोल है। और इसके लिए कौन सा टर्म है, 128 बिट एरा। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ डिजिटाइजर एज एन इनपुट डिवाइस। यानी कि इस आम भाषा में बोल रहा है कि डिजिटाइजर का क्या यूज है एज ए इनपुट डिवाइस। तो पहला ऑप्शन कहता है कि टू कन्वर्ट ग्राफिक एंड पिक्टोरियल डेटा इनटू बाइनरी इनपुट। दूसरा ऑप्शन कहता है कि टू कन्वर्ट ग्राफिक एंड पिक्टोरियल डेटा इनटू एनालॉग इनपुट।
तीसरा कहता है डिबगिंग और चौथा कहता है कंपाइलिंग। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सिंपली आपको डिजिटाइजर के बारे में बताना है, उसका यूज एज ए इनपुट डिवाइस में किसके लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, अगर थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस इसमें लगा देंगे, थोड़ा सा अगर कंसेप्ट आप इसमें लगा देंगे, तो डिजिटल चीजों की बात हो रही है, तो डिजिटल में क्या होता है, 0 और 1 होता है। जो डिजिटल होता है उसमें क्या होता है, सिंपली डिजिटल टर्म के बारे में बता रहे हैं, जो कंप्यूटर समझ रहा है वो क्या होता है, 0 और 1 होता है। और 0 1 क्या है, बाइनरी है। तो इसका करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू कन्वर्ट ग्राफिक एंड पिक्टोरियल डेटा इनटू बाइनरी आउटपुट। पॉइंट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डिबगिंग क्या होता है, डिबगिंग होता है कि कोई भी एरर को निकालना, कोई भी आपके पास कोड दिया हुआ है उसमें कुछ एरर्स है, उसको एरर को फाइंड आउट करना, वो आपका क्या हो जाएगा, डिबगिंग हो गया। नेक्स्ट, अगला आपको बताना है कि जनरेशन बेस्ड ऑन वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि सिंपली बताना है आपको कि वीएलएसआई का यूज किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आई थिंक परेशानी नहीं होना चाहिए। बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट में क्या यूज होता है, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में वीएलएसआई, और फिफ्थ में बोले तो यूएलएसआई बोले या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोले। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है वन निबल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी बिट्स। अगर आपको मेमोरी कन्वर्जन क्लियर होगा, अगर आपने मेमोरी कन्वर्जन जो मैंने बताया था आपका, वो अगर आपने याद रखा होगा या फिर आपका क्लैरिटी होगी उस टॉपिक पे, तो आपको ये आसानी से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कुछ ये क्वेश्चन में नहीं है, एकदम एकदम आसान क्वेश्चन है, सुपर आसान क्वेश्चन है ये। बताइए क्या हुआ सही आंसर। ऑप्शन ए 2 है, ऑप्शन बी 4 है, ऑप्शन सी 8 है और ऑप्शन डी 1 है। बताइए वन निबल में कितना बिट होता है ये आपको बताना है। तो कितना बिट होता है, 4 बिट होता है। एक निबल में 4 बिट होता है, और एक बाइट में कितना होता है, 8 बिट होता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, आपको बताना है कि which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इनपुट यूनिट। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से जो फंक्शन है वो इनपुट यूनिट का फंक्शन नहीं है। नॉट लगा हुआ है, आप ध्यान देंगे किस पे, नॉट पे। जो नहीं है वो बताना है, ऐसा नहीं कि आप जो है उसको बता दिए। नॉट लगा हुआ है इसलिए हम हाईलाइट कर दिए नॉट को। दूसरा कलर से कर देते हैं, एक मिनट। अब बताइए, ऑप्शन है ए, इट रीड्स इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। बी, इट कन्वर्ट्स द डेटा इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। सी, इट मेक्स द डेटा इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। या डी, इट सप्लाइज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा यूनिट इनपुट यूनिट का फंक्शन नहीं है वो बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इट मेक्स द डेटा इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। ये तो ऐसा नहीं करता है, यानी कि जो इनपुट यूनिट का जो फंक्शन है वो तो नहीं है कि डेटा को यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में चेंज कर देगा, ये तो नहीं करता है। तो ये इसका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। ये बात करते हैं ऑप्शन ए की, इट रीड्स इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, ऐसा तो करता है इनपुट यूनिट। दूसरा है कि इट कन्वर्ट्स द डेटा इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। कन्वर्ट नहीं, कन्वर्ट तो ये करता है लेकिन बनाता नहीं है। इट मेक्स डेटा, ये गलत है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट, इसमें आज हमने काफी फुल फॉर्म्स रखे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमने फुल फॉर्म इसमें आज अच्छे खासे रखे हैं, ताकि आपका उस पर भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उस पर भी आपका कमांड हो जाए।
तो आपको बताना है क्वेश्चन 6 में कि एसवीजीए का फुल फॉर्म क्या है। सिंपली ऑप्शन ए स्टैंडर्ड विजुअल ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन बी सुपर विजुअल ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड वीडियो ग्राफिक्स एरे, या ऑप्शन डी सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। जो इसका फुल फॉर्म होता है एसवीजीए का, वो क्या होता है, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्लियर है पॉइंट। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट यूनिट। पिछले क्वेश्चन में था कि नॉट अ फंक्शन ऑफ इनपुट यूनिट, और ये क्वेश्चन कहता है नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट यूनिट। कौन सा फंक्शन नहीं है। अगेन हम आपको हाईलाइट कर देते हैं, नॉट, ये ध्यान देंगे। बताइए। ऑप्शन कहता है कि इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट दैट कैन बी इजिली अंडरस्टूड बाय यूजर। ये तो करता है, प्रोड्यूस तो रिजल्ट प्रोड्यूस तो करता है जो कि यूजर आसानी से समझ जाता है, तो पहला तो कॉस्ट नहीं हो पाएगा। दूसरा, इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर। क्या ये वैसे रिजल्ट को एक्सेप्ट करता है जो कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है। तो हाँ, ये करता है, यानी कि ए और बी नहीं होगा। थर्ड, इट सप्लाइज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू आउटसाइड वर्ल्ड। सप्लाइज यानी कि आउटपुट की ही बात हो रही है, यानी कि आउटपुट की बात हो रही है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, बाहर में सप्लाई करता है। ठीक है। ऑप्शन डी, इट सप्लाइज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। नहीं, प्रोसेसिंग में तो इसका कोई रोल नहीं है, ये तो सिर्फ आपको आउटपुट दे देता है, तो ये प्रोसेसिंग यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। मैंने एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दिया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है पीसीआई का फुल फॉर्म। हार्डवेयर का ये टॉपिक है, पीसीआई, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शंस है, ए पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, बी पार्शियल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, सी पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरेक्शन, या डी पार्शियल कंपोनेंट इंटरेक्शन। बताइए पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ये काफी फेमस टर्म है पीसीआई, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। क्लियर है पॉइंट। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है कि द डिवाइसेस दैट यूज्ड टू गिव सिंगल और मल्टीपल कलर्ड इमेज एंड ड्राइंग आर डैश। बताना है कि क्या है वो, जो ऐसा डिवाइस जो कि सिंगल या मल्टीपल कलर्ड इमेज और ड्राइंग प्रोवाइड करता है, देता है, उसको क्या बोलते हैं उस डिवाइस को। ए मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी प्लॉटर, डी वीडियो। वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स। तो इस डिवाइस को क्या कहते हैं, जो मल्टीपल कलर्ड इमेज और ड्राइंग प्रोवाइड करता है या देता है, उसको उसको बोलते हैं प्लॉटर। जो आप देखते हैं ना कि बड़ा बड़ा बैनर्स, कोई इलेक्शन का प्रचार है या फिर किसी भी कंपनी का प्रचार है या फिर किसी भी प्रोडक्ट्स का कोई भी एडवर्टीजमेंट है, तो बड़े बड़े होल्डिंग्स उसके लगे रहते हैं, तो वो किसके थ्रू निकलता है, वो प्लॉटर के थ्रू निकलता है। अब प्लॉटर एक तरह का प्रिंटर ही होता है, थोड़ा बड़ा फॉर्मेट में होता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। बाकी तो आई थिंक मॉनिटर क्या है, प्रिंटर क्या है, ये सब तो आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टोरेज या डिवाइस, जो ऑप्शन दिया हुआ है, वो है जिसका यूज जो चलता हुआ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस है उसको होल्ड करने का काम करता है, यानी कि टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन है प्राइमरी स्टोरेज, वर्चुअल स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज और माइनर डिवाइसेस। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
प्राइमरी स्टोरेज। जो आपका प्राइमरी स्टोरेज है वो क्या करता है, होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जो रनिंग प्रोग्राम्स हैं और इंस्ट्रक्शन है उसको क्या करता है, ये होल्ड करके रखता है, रोक करके रखता है। जैसे क्या, रैम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? कहीं कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। इंटरनल स्टोरेज तो आपको पता है कि जो इंटरनल स्टोरेज क्या होता है, जैसे आपके पास फोन है, हम फोन के कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं, जो आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है स्टोरेज ऑलरेडी, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल। और एक्सटर्नल किसको बोलते हैं, जो आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड वगैरह लगाते हैं जिसको SD कार्ड बोलते हैं, वो क्या होता है आपका एक्सटर्नल स्टोरेज। ठीक है, क्लियर है? आगे क्वेश्चन 11, द हार्ट ऑफ प्रोसेसर व्हिच परफॉर्म्स मेनी डिफरेंट ऑपरेशन, यानी बताना है कि प्रोसेसर का हार्ट कौन सा है जो बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ALU यानी बोले तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, बी मदरबोर्ड, सी कंट्रोल यूनिट, या डी मेमोरी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसेसर का हार्ट किसको बोलते हैं? तो प्रोसेसर का हार्ट बोलते हैं ALU को, जो कि अरिथमेटिकल ऑपरेशन भी प्रोवाइड करता है और लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक में क्या हो जाएगा, जो बेसिक आपका ऑपरेशन से प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, और लॉजिक में क्या हो जाएगा, एंड और नॉर नॉट, ये सब। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, IEEE का फुल फॉर्म बताना है आपको। IEEE स्टैंड्स फॉर, आई थिंक ये आप सुने होंगे ये फुल फॉर्म्स। बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेमोरी है, तो मेमोरी में क्या क्या हो जाता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। और मेमोरी क्या करता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। तो ये सब कॉमन पॉइंट्स है, आई होप कि आपको आता ही होगा। फिर हम बार बार इसको एक ही चीज को एक्सप्लेन कर करके टाइम खराब हो जाएगा, फिर टाइम खराब नहीं करना चाह रहे हैं। ये सब बेसिक टर्म्स है, ये सब आप सिर्फ फंडामेंटल्स का बेसिक भी पढ़ लेंगे ना, तो ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिर एक एक ऑप्शन एक्सप्लेन करेंगे तो फिर बहुत सा टाइम लग जाएगा, ये वीडियो हो सकता है 1.5-2 घंटा का चला जाए। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, आप सिंपली जाकर लेक्चर देख लीजिए, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड आई डोंट थिंक ये सब टर्म में आपको कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन बताइए, IEEE का फुल फॉर्म क्या होगा? IEEE स्टैंड्स फॉर, और अगर आप इंजीनियरिंग का पढ़ाई किए होंगे तो ये एकदम टर्म आपको भेटाया ही होगा, एकदम आप रूबरू होंगे इस टर्म से। तो IEEE का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। क्लियर है पॉइंट? ये सब फुल फॉर्म आप ध्यान में रखेंगे, जितना भी फुल फॉर्म करा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फुल फॉर्म खास करके ध्यान में रखिए, क्योंकि 4-5 फुल फॉर्म डाल देगा, रहेगा सिंपल ही, लेकिन फिर भी आप उसको देखेंगे नहीं कभी, तो फिर आपको बनेगा नहीं क्वेश्चन वो, है ना? तो फुल फॉर्म्स को आप खास करके ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, नंबर ऑफ बिट्स इन ALU, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट में जो नंबर ऑफ बिट्स यानी कितने बिट्स होते हैं। और आपके ऑप्शन है 4, 8, 16 और 2। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? 4, 8, 16 और 2 कितने बिट्स होते हैं ALU में? तो ALU में होते हैं आपके 16 बिट्स। कितने बिट्स होते हैं? 16 बिट्स। ये आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, MAR, MAR का फुल फॉर्म आपको बताना है। हम बार बार वही कह रहे हैं कि इसमें हम काफी फुल फॉर्म्स डाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए फुल फॉर्म्स को आप ध्यान में रखेंगे। बताइए MAR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी एड्रेस
रजिस्टर। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है इसका? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एक तरह से रजिस्टर का टाइप है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, ए सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन। आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग होता है और हम जो लाते हैं क्वेश्चन वो तो और ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा ही, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम लेगा, क्वेश्चंस का लेवल रहेगा, तो क्वेश्चन का लेवल हम भी मेंटेन करेंगे। तो आप सारे क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि ध्यान कहीं और है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं बनने जा रहा है, ये पक्का है। तो क्वेश्चन कहता है कि अ सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस फॉर अ सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड क्या? प्रोग्राम, कमांड, माइक्रो प्रोग्राम और माइक्रो कमांड। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमाया गया है। आप बस कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। देखिए, इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर अ मशीन इंस्ट्रक्शन क्या होता है? सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन या मशीन इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। तो इसमें जो टर्म लगा हुआ वो लगा है माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, तो आंसर किसमें आएगा? ये माइक्रो के टर्म में ही आएगा। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है? प्रोग्राम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोग्राम। बात समझ में आ गया? बताइए, कंसेप्ट क्लियर हो गया? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? प्रोग्राम। और सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस माइक्रो प्रोग्राम। सिंपल सा बात है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा टाइप? आपको बताना है कि इनमें से कौन डेटा टाइप नहीं है। और ऑप्शन है सिंबॉलिक डेटा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा और अल्फाबेटिक डेटा। बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा टाइप, यानी कि डेटा टाइप नहीं है। तो आप कभी अल्फा न्यूमेरिक डेटा सुने हैं? सुने होंगे, क्योंकि होता है, यानी कि अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी आते हैं, तो वो क्या हो जाता है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा क्या होता है? 0 to 9। 0 to 9 क्या हो जाएगा? न्यूमेरिक डेटा हो जाएगा। कोई भी आपका लेटर्स वहां पे लिखा हुआ है 0 to 9 के बीच में, तो वो आपका न्यूमेरिक डेटा हो जाएगा। अल्फाबेटिक डेटा यानी कि A to Z में जो भी अल्फाबेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? अल्फाबेटिक डेटा। तो सिंबॉलिक डेटा आप कभी सुने हैं? नहीं सुने होंगे, क्योंकि होता ही नहीं है। अगर आपका ध्यान जा रहा होगा कि स्पेशल कैरेक्टर सिंबॉलिक डेटा होता है, तो नहीं, ये सब बात दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि वो किसके अंदर आता है? वो आता है अल्फा न्यूमेरिक के अंदर। और सिंबॉलिक डेटा नाम का कोई डेटा टाइप नहीं होता है, तो इसका करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंबॉलिक डेटा। कंसेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट 17, कुछ स्पेशल कैरेक्टर आपको दिया हुआ है, अब बताना है कि ये किस टाइप का डेटा है। एस्ट्रिक्स, एट द रेट, कैपिटल ए, स्मॉल सी, हैश इज अ टाइप ऑफ डैश डेटा। पिछला क्वेश्चन का अगर आपने एक्सप्लेनेशन सही से सुना होगा तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। बताइए। अगर पिछला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपसे सही से सुना होगा आपने, तो फिर ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो इसका करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का? बी, अल्फा न्यूमेरिक। क्योंकि देखिए, सिंबॉलिक तो कुछ होता नहीं है, तो पहला तो ऑप्शन ऐसा ही कट गया। अल्फाबेट में क्या आ जाएगा? A to Z आ जाएगा। न्यूमेरिक में क्या आ जाएगा? 0 to 9 आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या क्या है? स्पेशल कैरेक्टर है, अपर केस है, लोअर केस है, सब कुछ है। तो ये किसमें आता है? अल्फा न्यूमेरिक में आता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है, अपर केस आ रहा है, लोअर केस आता है, तो ये किसके अंदर आएगा? ये आएगा आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर। पॉइंट क्लियर है? अगर आगे बढ़े, नेक्स्ट, Which of the following is not a valid representation in bits? आपको ये बताना है कि ये इनमें से कौन सा बिट जो है सो वैलिड रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी कि वैलिड बिट नहीं है। सिंपली बताना है क्या कि वैलिड रिप्रेजेंटेशन नहीं है बिट का। ऑप्शन है 8 बिट,
24 बिट, 32 बिट और 64 बिट। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इस क्वेश्चन का हम आंसर बताएं उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि जो बिट का रिप्रेजेंटेशन होता है ना वो 2 टू द पावर के फॉर्म में होता है, यानी कि 2 टू द पावर 1 2 3 ऐसे करके होता है। तो आप इसमें से देख रहे होंगे तो 8 जो है वो 2 के पावर 3 होता है, 32 होता है वो भी 2 के पावर समथिंग के फॉर्म में है, 64 भी 2 के पावर समथिंग के फॉर्म में है, लेकिन 24 2 टू द पावर के फॉर्म में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा 24 बिट। बाकी सब वैलिड रिप्रेजेंटेशन आपका है, 24 बिट नहीं है क्योंकि ये 2 टू द पावर के फॉर्म में नहीं आता है। क्लियर है पॉइंट? कोई दुख, दिक्कत, तकलीफ, परेशानी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द एंटिटीज हुज वैल्यूज कैन बी चेंज्ड कॉल्ड? यानी कि आपको ऐसा एंटिटी का नाम बताना है जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है, चेंज किया जा सकता है। वैसे आपको एंटिटी का नाम बताना है और हम आपको बता दें कि टर्म अगर आपको पकड़ने आ गया तो ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, एकदम सरल क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है ये। और हमको तो लगता है कि इसका आंसर कोई बच्चा भी कर देगा जो 5 6 में पढ़ता होगा, इतना ही आसान क्वेश्चन है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल। वेरी मतलब क्या होता है? चेंजेस, और एबल यानी कि चेंज करने के योग्य हो। वेरिएबल कांस्टेंट तो फिक्स होता है, तो इसमें तो कुछ बताने लायक था ही नहीं, इसमें हम क्या ही बताएं आपको। नेक्स्ट, फोर्ट्रैन का फॉर्मूला बताना, सॉरी फोर्ट्रैन का आपको फुल फॉर्म बताना है। फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वैसे हम लगता है कि थोड़ा सा आपको बता ही दिए हैं, थोड़ा सा और बता दीजिए आप। यानी कि 50% हम बता चुके हैं, 50% आप बता दीजिए, थोड़ा मुंह से निकल गया था। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का सी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका फुल फॉर्म होता है फोर्ट्रैन का। और फोर्ट्रैन क्या है ये तो आपको पता ही होगा, बताने का जरूरत है नहीं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल पर सेकेंड इज रेफर्ड एज, यानी कि क्लॉक साइकिल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? उसके नंबरिंग को, यानी सिंपली बोले उसके काउंट को क्या बोलते हैं? द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स पर सेकेंड, उसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बताइए। इसको क्लॉक स्पीड बोलेंगे, क्लॉक स्पीड ही बोलेंगे ना। और उसको किसमें मेजर किया जाता है? उसको मेजर किया जाता है गीगा हर्ट्ज में। आप सुनते हैं ना कि इतना गीगा हर्ट्ज का मेरा प्रोसेसर है, इतना गीगा हर्ट्ज का मेरा ये प्रोसेसर। तो ये सब जो आप सुनते हैं ये क्या है? इसका क्लॉक स्पीड होता है, जिसको किसमें नापा जाता है? हर्ज, यानी देखा जाए तो गीगा हर्ज में ये होता है, यूनिट हर्ज होता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े। नेक्स्ट, a circuitry that processes that responds to and processes the basic instruction that are required to drive a computer system is। देखिए, पढ़ने में आपको ये बहुत भारी भरकम लग रहा होगा, नो डाउट। पढ़ने में लग रहा होगा कि यार क्या ये पीएचडी का दिया हुआ है डिफिनेशन, एकदम पूरा पीएचडी लेवल का, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। आपको सिंपली ये बताना है कि कंप्यूटर सिस्टम को ड्राइव क्या करता है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को आसान भाषा में चलाता कौन है, बस यही बताना है। आप पूरा वर्डिंग पे मत जाइए क्योंकि आप बीटेक का एग्जाम लिखने नहीं जा रहे हैं। आपको सिर्फ माइंड में टर्म सब रखना है, आपका एग्जाम ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई थ्योरेटिकल पोर्शन में पूरा एक क्वेश्चन का एक एक पेज नहीं लिखना है, आपको सिंपली टिक लगाना है ऑप्शंस पे, और कुछ नहीं।
तो इसके लिए आपको टर्म पकड़ने आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 सिर्फ ये कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम को ड्राइव कौन करता है, यानी कि सिंपली चलाता कौन है, यानी कि उसको चलाने के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, तो प्रोसेसर की होती है। प्रोसेस ओ आर लगा हुआ है ना, यानी कि प्रोसेस करने वाला, ड्राइव करने वाला। पॉइंट क्लियर हो गया, टर्म क्लियर हो गया ना। बाकी मेमोरी क्या करेगा, स्टोर करेगा डेटा इंस्ट्रक्शन को। एलयू क्या करेगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करेगा। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, सारे को कंट्रोल करेगा। लेकिन प्रोसेसर क्या करेगा कि सारे कंप्यूटर सिस्टम को ही ड्राइव करेगा, पूरे को प्रोसेस करेगा, यानी कि उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। पॉइंट क्लियर है पूरा, कहीं से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन मेन मेमोरी एंड सीपीयू कॉल्ड, यानी कि मेन मेमोरी जो आपका है 100 और सीपीयू के बीच जो हाई स्पीड मेमोरी है उसको क्या बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं जो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच होता है और ये बहुत हाई स्पीड की मेमोरी होती है। ये तो आई थिंक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इसका आंसर। यहाँ पे पहला बात कि फास्टेस्ट का बात नहीं हो रहा, सिर्फ हाई स्पीड का बात हो रहा है। तो हाई स्पीड क्या होता है, कैश मेमोरी। और लेकिन यही पूछते हैं कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन है, सबसे तेज मेमोरी कौन सा होता है, तो रजिस्टर होता है। लेकिन ईएसटी नहीं लगा हुआ है, अगर ईएसटी लग जाता तो रजिस्टर आंसर हो जाता। सिर्फ हाई स्पीड लगा हुआ है तो कैश इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं टर्म सबको पकड़िए और एक एक टर्म को ध्यान में रखिए। अगेन आपको पूरा थ्योरी नहीं लिखना है, आपको टर्म ध्यान में रखना है, ऑप्शन टिक करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड कैश, इसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा कि हाँ क्वेश्चंस का लेवल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और ये छपरी वाला क्वेश्चन नहीं है कि हम कहीं से लेके उठा के डाल दिए और आप सारा सारा क्वेश्चन बना के खुश हो गए और आपको लगा कि मेरा एग्जाम निकल जाएगा। नहीं, आप थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन बनाने का आदत डालिए, थोड़ा सा टफनेस लाइए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किया करिए ताकि आपको आसानी से ताकि आपका आसानी से क्लियर हो जाए एग्जाम। क्योंकि क्वेश्चन कंसेप्चुअल ही आएगा, ये तो पक्का है। क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल ही रहेगा, तो कंसेप्ट आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। सिर्फ सारा सारा क्वेश्चन, सिर्फ सिंपल सिंपल क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होने वाला है, हम बार बार कह रहे हैं। एक लेवल का क्वेश्चन आप किया करिए। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, जो सीपीयू और कैश के बीच ट्रांसफर क्या कहलाता है, बताइए। उसको बोलते हैं क्या, वर्ड ट्रांसफर। उसको क्या बोलते हैं, वर्ड ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू और कैश मेमोरी की बात हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ड ट्रांसफर। ये आप ध्यान में रख लेंगे। क्लियर है पॉइंट। अगला बढ़े। Which of the following is designed to control the operation of a computer? इनमें से किसको डिजाइन किया गया है पूरे कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या क्या वो यूजर है। तो हमको लगता है कि आप इसमें एलिमिनेशन भी अगर प्रोसेस लगा देंगे तो आपको कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाएगा, है कि नहीं। यूजर तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि यूजर तो कोई कंट्रोल नहीं ना करता है उसको, पूरा ऑपरेशंस को। यूजर घुस के तो नहीं करता है सीपीयू में इसके सब कुछ, सारे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा है, तो वो तो ऐसे ही हट जाएगा। अब बात है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किस चीज के लिए है, हर एक अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया है। जैसे आपको गाना वाना बजाना है तो वीएलसी बनाया गया है, आपको फोटो देखना है तो फोटो व्यूअर्स आप देखेंगे, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या हो जाएगा, आपका एमएस ऑफिस वगैरह हो गया कि और एक अलग अलग पर्पस के लिए, यानी कि जैसे आपको स्प्रेडशीट का काम करना है, आपको मेल का काम करना है, तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एग्जाम्पल में आएगा। जैसे आपका विंडोज हो गया, मैक हो गया, एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया। तो ये क्या करता है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी कि पूरे ऑपरेशन जो जो उसमें होता है ना उस सारे को ये कंट्रोल करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर है पॉइंट, कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ए पर्सन, यानी कि आपको पर्सन का नाम बताना है, यानी कि वैसे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं बताना है, लेकिन बताना है कि ये पर्सन हु डिजाइंड द प्रोग्राम इन अ सॉफ्टवेयर पैकेज।
उसको क्या बोलते हैं? यानी कि सॉफ्टवेयर पैकेज में जो प्रोग्राम को डिजाइन करता है उसको क्या बोलते हैं? बताइए। ऑप्शन ए यूजर, क्या वो यूजर है? बी सॉफ्टवेयर मैनेजर, सी सॉफ्टवेयर डेवलपर, या डी सिस्टम प्रोग्रामर, सॉरी सिस्टम डेवलपर या सिस्टम प्रोग्रामर। तो यहां भी आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस लगा देंगे तो ऑप्शन कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ध्यान से पढ़िए। पर्सन हु डिजाइंड द प्रोग्राम, बाकी पढ़ना छोड़ दीजिए। प्रोग्राम को कौन डिजाइन करेगा? कोई प्रोग्रामर ही होगा। पर्सन है, अब यानी कि पर्सन का बात हो रहा है, यानी कि लास्ट में ईआर तो लगा रहेगा, चाहे ओआर लगा रहेगा। प्रोग्राम डिजाइन करने वाला यानी प्रोग्रामर, तो प्रोग्रामर से तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, क्या? सिस्टम प्रोग्रामर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम प्रोग्रामर। आई होप कि आपको टर्म पकड़ना आ रहा होगा, धीरे धीरे आप सीख रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। 27, व्हाट डू यू कॉल अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन? जब प्रोग्राम कोई भी एग्जीक्यूट हो रहा है यानी कि एग्जीक्यूशन प्रोसेस में है, उसको आप क्या बोलेंगे? बताइए। ऑप्शन ए कमांड, ऑप्शन बी प्रोसेस, ऑप्शन सी टास्क, ऑप्शन डी इंस्ट्रक्शंस। इसको क्या बोलेंगे जब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है? तो ये तो आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से बता सकते हैं। यानी एग्जीक्यूशन हो रहा है यानी कि प्रोसेसिंग हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? प्रोसेस बोलेंगे। इसमें तो कुछ करने का है नहीं। टास्क तो कोई भी काम हो गया तो वो तो टास्क हो जाएगा, तो इसमें ऐसे ही नहीं होगा। इंस्ट्रक्शंस, कुछ भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ये हो जाएगा। कमांड यानी कि कुछ हम कमांड किसी को दे रहे हैं, तो ये भी आंसर इसका नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोसेस। बस टर्म आपको पकड़ना है। क्वेश्चन फिर से आप पढ़ सकते हैं कि व्हाट डू यू कॉल अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन? अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के फॉर्मेट में है यानी कि एग्जीक्यूट हो रहा है, तो क्या हो रहा है? वो प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। सिंपल सा यही बात है ना। ठीक है, आगे बढ़े। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस स्टेट? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा एक टर्म है जो कि प्रोसेस स्टेट का टर्म नहीं है। यानी कि कोई तीन है और एक नहीं है, बताइए कौन सा है वो? देखिए टर्मिनेटेड, प्रोसेस टर्मिनेट होता है, ये तो पता है आपको। प्रोसेस रनिंग स्टेट में भी होता है, ये भी पता है। प्रोसेस एग्जीक्यूशन भी होता है, ये भी आपको पता है, जो जस्ट आपने ऊपर देखा था इसके ऊपर। 27 क्वेश्चन तो ये है ना कि व्हाट डू यू कॉल अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, तो प्रोसेस। तो यहाँ तो सिंपली देखने से क्या लग रहा है इसका आंसर? ब्लॉक। ये ब्लॉक कोई प्रोसेस नहीं होता है, कोई प्रोसेस स्टेट नहीं है ब्लॉक का। टर्मिनेशन है, रनिंग है, एग्जीक्यूशन है, लेकिन ब्लॉक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लॉक्ड। ठीक है, आगे बढ़े। 29 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पररी आउटपुट? अभी तक आपने पढ़ा होगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आउटपुट, लेकिन यहाँ टर्म क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पररी आउटपुट। किसको बोलते हैं टेम्पररी आउटपुट, बताइए। अब देखिए आपको इससे बताना है कि ऐसा आउटपुट जो टेम्पररी है, यानी कि अस्थायी तौर पे है। तो अस्थायी तौर पे क्या होता है? जब कोई चीज डिलीट उलीट हो जाता है कहीं गुम गया, कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, यानी कि एक फाइल से दूसरे में कहीं ट्रांसफर हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हम आंसर बताएं इसके पहले आप ऑप्शन पे आइए। हार्ड कॉपी, यानी कि क्या आपके पास साक्षात उसका हार्ड कॉपी, यानी कि एक जगह आप प्रिंटेड फॉर्म में उसको रखे हुए हैं। डुप्लीकेट कॉपी किस पे रेफर करता है? वो भी हार्ड कॉपी पे ही रेफर करता है। ऑन पेपर किसको रेफर करता है? वो भी एक तरह से हार्ड कॉपी पे रेफर करता है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्ट कॉपी। क्यों? क्योंकि ये जो है सो हो सकता है डिलीट हो जाए, आप कहीं रखे हुए हैं, ये हो सकता है डिलीट कहीं हो जाए, ये कहीं ऐसा जगह पे आपका गलती से मूवमेंट इसका हो जाए कि आपको फिर सही से मिले ना इसको। इसलिए सॉफ्ट कॉपी को टेम्पररी आउटपुट कहा गया है। बाकी जो हार्ड कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, ये सब एक तरह से हार्ड कॉपी का ही बात है। ए, सी और डी ऑप्शन जो है वो एक तरह से हार्ड कॉपी को ही रेफर कर रहा है, और वो क्या होता है? वो आपका परमानेंट आउटपुट होता है, और सॉफ्ट कॉपी टेम्पररी आउटपुट। पॉइंट क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं होगा? ठीक है, आगे। Which of the following is a name of plotter as well as printer? आपको बताना है कि कौन ऐसा नाम है जो प्लॉटर भी है और प्रिंटर दोनों है।
बताइए। ऑप्शन है फ्लैट बेड, लेजर, ड्रम और इम्पैक्ट। वैसे हमने प्रिंटर पार्ट को कवर नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन मैंने डाल दिया, प्रिंटर को भी हम और पढ़ा देंगे। फिलहाल आप इसका आंसर दे दीजिए अगर आपको आइडिया है इसका, अगर नहीं है तो फिर तो हम बताएंगे ही। बताइए। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी। जो ड्रम है ना, वो प्लॉटर का भी होता है और प्रिंटर भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रम। और लेजर प्रिंटर तो आपने सुना होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर भी होता है, ये सब प्रिंटर ही होता है, लेकिन ड्रम प्लॉटर भी होता है और प्रिंटर भी होता है। ठीक है, आगे बढ़े। Which of the following is a non-volatile storage? अब ये तो यार सुपर इजी क्वेश्चन है, अब इसमें इससे इजी क्या ही रहेगा। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज को आपको बताना है कि कौन सा है। ये तो आपको कितना बार पढ़ा चुके हैं, बताइए। और हम आपको बार बार कहेंगे कि आप सारे क्वेश्चंस को देखिए, पूरा 50 क्वेश्चन देखिए, वो कल वाले भी 50 और आज वाले 50, पूरा 100 हो जाएंगे। और 100 एक उम्दा लेवल के क्वेश्चन है, एक हाई लेवल के क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो अगर सारे जितना हम कराते जा रहे हैं, अगर सब आप ध्यान में रखेंगे ना, तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। अब इसके बाहर क्या ही पूछेगा क्वेश्चन कुछ, इसके बाहर क्या ही आएगा। अगर मान लीजिए कि इस पे हम 500 क्वेश्चन आपको करा दिए, तो 500 में से जो आना होगा बेसिक फंडामेंटल में, वही में से आएगा। इसके लिए आपको घबराना नहीं है। तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज किसको बोलते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज को बोलते हैं। आपको याद होगा कि जो हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी सब होता है, वो सब किसमें आता है? सेकेंडरी में आता है, जो कि वोलेटाइल नहीं होता है, जो कि वोलेटाइल नहीं होता। वोलेटाइल किसको बोलते हैं? जो कि पावर ऑफ हुआ और आपका डेटा गया। लेकिन सेकेंडरी हार्ड डिस्क में क्या होता है? आप तो बार बार पावर ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, आपका डेटा रहता ही है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन वोलेटाइल हो जाएगा। सिंपल इज दैट। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। 32 ओएसएस का फुल फॉर्म बताना है आपको। ये आपका सॉफ्टवेयर के टर्म में है, तो आप बताइए कि ओएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन है ओपन सिस्टम सर्विस, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर या ओपन सिंक्रोनाइज्ड सॉफ्टवेयर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और ये सिंपल सा फुल फॉर्म है। हम आज हो सकता है कि 8-10 तो फुल फॉर्म ही डाले हैं, तो फुल फॉर्म आप सारे ध्यान में रखेंगे, हम बार बार कह रहे हैं आपको, फुल फॉर्म से क्वेश्चन रहेगा। तो ओएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ये किसको बोलते हैं? जो कि ओपनली ओपनली अवेलेबल है, यानी कि जिसके लिए आपको चार्जेस नहीं देने पड़ते, जिसका लाइसेंस आपको नहीं खरीदना पड़ता है, जिसके लिए आपको कोई की का जरूरत नहीं पड़ता एक्टिवेशन के लिए। ओपन है, यानी कि सबके लिए ओपन है। जैसे अभी आप चैट जीपीटी सुन रहे हैं, तो ये क्या है? ओपन एआई है, ये सबके लिए है। आपके लिए इसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे, है कि नहीं? लिनक्स है, तो लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी? यानी कि इनमें से किसका यूज मेन मेमोरी में किया जाता है? मेन मेमोरी बोले तो किसमें? रैम में। बताइए। ऑप्शन है आपका स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, प्रोग्रामेबल रैम और डीडीआर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मेन मेमोरी में किसका यूज किया जाता है? डी रैम, डायनेमिक रैम का यूज किया जाता है। जब हमने आपको पढ़ाया था डी रैम, तो मैंने बताया था आपको कि डायनेमिक होता है, यानी कि वैरी करते रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आप क्रिकेट का स्कोर देख रहे हैं, मैंने एग्जांपल भी दिया था। आप क्रिकेट का स्कोर देख रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हर थोड़ी देर पे आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तभी आपको स्कोर दिखेगा जो भी लाइव चल रहा है। नहीं तो अगर आप रिफ्रेश नहीं करेंगे, सेम पेज पे ही रहेंगे, तो वो आपको सही स्कोर यानी जो लाइव स्कोर है वो आपको नहीं बताएगा। तो इसमें किसका यूज होता है? डी रैम का, यानी कि डायनेमिक रैम का इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। एस रैम तो पता है स्टैटिक रैम है, इसमें कहीं वेरिएशन होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू मेक देम रेडिली अवेलेबल इन द जॉब ऑफ। कोई भी डेटा को सेव करना, यानी कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को सेव करना और उसको अवेलेबल करा देना, ये किसका काम होता है? ये आपको बताना है।
यानी कि सिंपली डेटा और इंस्ट्रक्शन को सेव करना और उसको रेडी करा देना। बोले तो रेडी करके अवेलेबल करा देना, ये किसका काम है? तो ये काम आपका होता है किसका? देखिए ऑप्शन भी आप इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको इसका आंसर नहीं पता होगा, लेकिन हमको नहीं लगता कि आपको इसका आंसर पता नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज क्या करता है कि कोई भी डेटा है आपका, आप उसमें सेव करते हैं, जैसे कोई मूवी है, कोई फाइल है, तो आप उसको क्या करते हैं? स्टोरेज में रखते हैं कि हम फर्दर यूज के लिए उसको रखेंगे हम, है कि नहीं? तो ये किसका काम होता है? स्टोरेज यूनिट का काम होता है। अब पता ही इसमें टाइप्स क्या क्या है, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, ये सब तो पता ही है, बताने का जरूरत तो है नहीं। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज टू सीपीयू। आपको ऐसा कंपोनेंट का नाम बताना है जो कि सीपीयू को इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड करता है। उसको क्या बोलते हैं? हिंट देते हैं, फास्टेस्ट मेमोरी। अब आप तो पकड़ लेंगे। क्या अभी भी नहीं पकड़ाया? अगर अभी भी नहीं पकड़ाया तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। तो फास्टेस्ट मेमोरी क्या है? रजिस्टर है। और ये क्या करता है? ये कंपोनेंट ही है जो कि सीपीयू को इंटरनल स्टोरेज क्या करता है? प्रोवाइड करता है। ठीक है। प्रोग्राम काउंटर एक तरह से रजिस्टर का ही टाइप है। इंटरनल चिप आपको हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं क्या है। तो अब इसमें ऑप्शन हम हर क्वेश्चन में क्या ही एक्सप्लेन करें। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी वाज। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है और ये एकदम नया नवेला क्वेश्चन जो कि एक अच्छा खासा लेवल कवर करता है। बताइए। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो बताएंगे ही। फर्स्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ RAM, SSEM, कैथोड रे ट्यूब यानी CRT का फुल फॉर्म है ये। विलियम्स ट्यूब या थॉमस ट्यूब। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा विलियम्स ट्यूब, जिसको डिजाइन किया गया था 1947 के समय में। आप ये बात ध्यान में रखेंगे। बाकी ऑप्शंस इसमें आई डोंट थिंक एक्सप्लेन करना चाहिए क्योंकि ये सब अजीब अजीब टर्म है और ये आपको परेशानी में डाल सकता है अगर हम आपको एक्सप्लेन करें तो। इतना ज्यादा आपको नहीं जाना, ये बस हम आपको क्वेश्चन बता दिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमको अच्छा लगा इसलिए हम आपके सामने ये ले आए हैं। CRT मॉनिटर तो आपको पता ही होगा। ठीक है। TTS का फुल फॉर्म आपको बताना है। TTS का फुल फॉर्म क्या है? टिपिकली टाइप्ड स्पीच, टाइपोग्राफिक टेस्ट स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच या टाइपोग्राफी टू स्पीच। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तो आप सुने ही होंगे, गूगल TTS यानी कि टेक्स्ट टू स्पीच, यानी कि टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करेगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? C, टेक्स्ट टू स्पीच। पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। द इनपुट मशीन which originated in US around 1880s इज क्या? आपको एक ऐसा इनपुट मशीन का नाम बताना है जिसका ओरिजिनेशन कहाँ हुआ था? यूएस में हुआ था। और किस वर्ष में हुआ था? 1880 के दशक में। 80s, 1880, 90s, 1980 नहीं, 1880। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। अब ये होता क्या है, माउस क्या है, जॉयस्टिक क्या है, बारकोड रीडर क्या है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है।
ठीक है ना, इतना तो आपको पता ही होगा, ये तो बेसिक का भी बेसिक है, मतलब इसमें अब क्या बेसिक होगा, बेसिक का भी बेसिक है ये। तो क्लियर है ये पॉइंट, आगे बढ़े। नेक्स्ट, बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन, यानी कि बैच प्रोसेसिंग का यूज किस जनरेशन में किया गया था, ये आपको बताना है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में इसका यूज किया गया था किसका, बैच प्रोसेसिंग का। और इसमें क्या क्या आ जाएगा बैच प्रोसेसिंग के अंदर, आपको पंच कार्ड आ जाएगा, जो आप सुने होंगे पंच कार्ड, जो पंचिंग होता है अटेंडेंस वगैरह के लिए या फिर एंट्री के लिए, जो कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में हो गया, वो हो गया। फिर आपका मैग्नेटिक टेप हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, तो ये सब के लिए इंक्लूड होता है किसमें, बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, और ये तो पता ही हो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस्ड था, वैक्यूम ट्यूब पे। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, सेकंड ट्रांजिस्टर, थर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ वीएलएसआई, ये बार बार हम बोलते जाते हैं, याद कर लीजिएगा। ये भी ये भी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये भी डाल सकता है, तो किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना। नेक्स्ट, द ऑपरेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व क्लॉक साइकिल इज, आपको एक ऐसा ऑपरेशन बताना है जिसमें क्लॉक साइकिल इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी कि क्लॉक स्पीड इन्वॉल्व नहीं होगा, वो कौन सा ऑपरेशन है। ये तो आसान ही है, इंस्टॉलेशन ऑफ डिवाइस, एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड, बताइए। क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट का प्रोसेस होता है, फेच होता है, डिकोड होता है, ये सब होता ही है। क्या नहीं होता है, इंस्टॉलेशन नहीं होता है। और इसके थ्योरी क्लास में हम आपको पूरे साइकिल के साथ समझा दिए थे, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं वीडियो को, पूरा प्लेलिस्ट तो क्रिएट किया हुआ है ही, तो बताने की बार बार जरूरत है नहीं। यानी कि डेटा फेच करेगा, डिकोड करेगा और उसका एग्जीक्यूशन करेगा, फिर एक स्टोर भी होता है इसी में, तो हम सब आपको बता चुके हैं पूरे एक साइकिल के माध्यम से। ठीक है ना। नेक्स्ट, computer has in built-in system clock that emits millions of regularly spaced electric pulse per dash is called clock cycle, यानी कि क्लॉक साइकिल का सिंपली आपको यूनिट बता देना है। क्लॉक साइकिल का डेफिनेशन पूरा दिया हुआ है और उसको यूनिट क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक पल्स पर डैश। ऑप्शन है सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड या मिनट। टाइम के किस यूनिट में होगा ये, बताइए। तो ये इलेक्ट्रिक पल्स पर सेकेंड होता है, ये मिली माइक्रो वगैरह नहीं होता है, ये पर सेकेंड होता है। क्या, क्लॉक साइकिल, यानी क्लॉक स्पीड जिसको बोलते हैं। ठीक ना। पीएनजी का फुल फॉर्म बताना है, नहीं सॉरी, ये पीएनजी है क्या वो बताना है, यानी पीएनजी किसका फॉर्मेट है वो बताना है आपको। क्या ये इमेज का फॉर्मेट है, क्या ये फाइल फॉर्मेट है, क्या ये इंटरनेट फॉर्मेट है, या क्या ये एचटीएमएल का फॉर्मेट है, ये कौन सा फॉर्मेट है पीएनजी। और पीएनजी का फुल फॉर्म पता है आपको ना, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अब इसमें क्या टर्म आ गया, ग्राफिक्स, बाकी चीज छोड़िए, पोर्टेबल नेटवर्क सब नहीं, ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स किससे रिलेट करता है, इमेज से, सिंपल इज दैट। अब उसमें आप नेटवर्क खोजेंगे तो नेटवर्क आ जाएगा इंटरनेट, पोर्टेबल नेटवर्क। आप और नेटवर्क को पकड़ लिए तो फिर आप मार देंगे इंटरनेट फॉर्मेट पे। ठीक, तो ज्यादा भी 100% ब्रेन यूज नहीं करना है, थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% ब्रेन लाइक नहीं है क्वेश्चन। क्लियर है ना पॉइंट। नेक्स्ट, कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंप्राइजेस वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स, डेटाबेस, उसको क्या बोलते हैं। मतलब कि आपको ऐसा कैटेगरी का सॉफ्टवेयर बताना है जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग होता है, ग्राफिक्स होता है, डेटाबेसेस भी होते हैं। तो अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन पहले, यानी कि 10-15 क्वेश्चन पहले इसका हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर ध्यान में होगा तो फिर आप बस आंख बंद करके टिक मार देंगे, यानी आंख खोल के ही मारेंगे, बताइए। तो
तो आपको सॉफ्टवेयर का ऐसा कैटेगरी बताना है जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग भी आता है, ग्राफिक्स भी आता है, डेटाबेसेस भी आता है। वो क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाएगा आपका। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एमएस वर्ड आ जाएगा, डेटाबेस के लिए एमएस एक्सेस आ जाएगा, है कि नहीं। ग्राफिक्स मल्टीमीडिया ये सब के लिए क्या आ जाएगा, अलग अलग सॉफ्टवेयर तो आता ही है सबके लिए, आता है ना। तो ये क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम तो होगा नहीं, सिस्टम तो पूरे ओएस को ही बोलेंगे, तो वो तो होगा नहीं। और ओएस एक ऑप्शन में ही ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये तो ऐसे ही हट गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड कम्स अंडर। अब बताइए सर, ये तो एकदम में आसान क्वेश्चन है, अब इसमें क्या ही हम बताएं, इसका तो आंसर हम सोचते नहीं ही पता है, लेकिन चलिए बता देंगे, नहीं बताएंगे तो आप बुरा मान जाइएगा। तो एमएस वर्ड किसके लिए होता है, डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है ना जी, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए होता है। इसमें तो उतना सोचने वाली बात है नहीं, ग्राफिक्स के लिए होगा नहीं, डेटाबेस के लिए एक्सेस है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको एक्सेल वगैरह किसमें होता है, न्यूमेरिकल में ही होता है, स्प्रेडशीट में होता है, कैलकुलेशन जिसमें किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में इसमें एडिटिंग, मॉडिफिकेशन, प्रिंट वगैरह सब इसी में होता है। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ईमेल यूटिलिटी, ये तो आप बता सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आप एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे ना, यानी कि आपको सिर्फ ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। अब इसके लिए 10 सेकंड का टाइम तो वर्थ इट नहीं रहेगा इतना आसान क्वेश्चन के लिए। देखिए वर्ड के लिए क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग हो जाता है एमएस वर्ड। आउटलुक क्या है आपका, आउटलुक ईमेल के लिए है। एक्सप्लोरर जिसमें पूरे फाइल्स वगैरह का डिस्प्ले करता है, जिसमें आपका लोकल डिस्क, सी डी, ये सब डिस्प्ले होता है। और एक्सेल स्प्रेडशीट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप सिंपली आउटलुक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना है। जो माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है वो किसके लिए यूज किया जाता है, ईमेल के लिए यूज किया जाता है, यही तो क्वेश्चन है। हम यही कह रहे थे कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, क्वेश्चन का तो आंसर ऐसे ही मिल जाएगा आपको, है कि नहीं। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट कैन नॉट, यानी कि बताना है कि स्प्रेडशीट जो होता है वो इसमें से क्या नहीं कर सकता है, कौन सा काम नहीं कर सकता है, सो बताना है। डू कैलकुलेशंस, क्रिएट्स ग्राफिक्स, प्लॉट्स ग्राफ, डी प्लॉट्स चार्ट। बताइए कौन सा काम नहीं कर सकता है स्प्रेडशीट। तो हमको नहीं लगता कि इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, कैलकुलेशन करता ही है, ग्राफ प्लॉट करता है, प्लॉट चार्ट प्लॉट करता है, तो क्या नहीं करता है, ग्राफिक्स क्रिएट नहीं करता है, यही तो बताना है आपको। ये तो सिंपली क्या बोले, सिंपलों के सिंपल क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। आगे, कैड का फुल फॉर्म बताना है, और हम आपको बता दें कि ये सेम क्वेश्चन 30 अप्रैल को जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन आया था कि सीएडी का फुल फॉर्म क्या है। तो हम इसलिए कहते हैं कि आप किसी भी क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेंगे, फुल फॉर्म्स को पूरा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि फुल फॉर्म्स इजी आते हैं और आसानी से नंबर दे जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखेंगे। और सीएडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका यूज करते हैं सिविल वाले, मैकेनिकल वाले जो होते हैं, सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, ये सब यूज करते हैं सीएडी का। ठीक है, तो अलग अलग डिजाइन बनाने के लिए। नेक्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू व्हिच यू इंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड, यानी कि एक वर्कशीट का आपको बेसिक यूनिट बताना है जिसमें हम एंटर करते हैं डेटा को, वो भी किस में, एक्सेल में, तो उसको क्या बोलते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। आज लगता है कुछ ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन धरा गया है, लेकिन हाँ कंसेप्चुअल है, सिंपल है लेकिन कंसेप्चुअल है, यानी कि कंसेप्ट अगर आप पढ़े रहेंगे तभी आपसे ये क्वेश्चन बनने जा रहा है कि नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल। आप किसी सेल में ही डालते हैं ना कोई डेटा को, अगर कुछ आपको करना है, कुछ भी आपको डेटा एंटर करना है तो किसी सेल में डालेंगे, टैब में तो नहीं डालेंगे, किसी बॉक्स में जाकर तो नहीं डाल देंगे, किसी रेंज में नहीं डालेंगे, तो किसी सेल में ही डालेंगे आप। ठीक है। नेक्स्ट, पावर पॉइंट को क्विट करना, यानी कि पावर पॉइंट एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए आप कौन से शॉर्टकट को प्रेस करेंगे, Alt+F4,
एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F4, सिर्फ F4, या फिर आइदर A और B? बताइए। ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है और हमको लग रहा है कि आधे से ज्यादा जनता इसमें ऑप्शन डी के साथ जाएगी, ए और बी। लेकिन हम आपको बता दें कि जो डी के साथ जाएंगे वो गलत होंगे। इसका आंसर हो जाएगा एल्ट प्लस F4। सिंपली अगर आप पावर पॉइंट ओपन करके एल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और किसी किसी केस में आपको FN भी प्रेस करना पड़ेगा, अलग अलग लैपटॉप्स पे डिपेंड करता है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे बोल दिए कि एल्ट प्लस F4 और आपका लैपटॉप किसी और ब्रांड का है और आप वहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आप बोलेंगे कि गलत पढ़ा दिया है। लेकिन नहीं, वहाँ पे आपको FN की भी प्रेस करना पड़ता है, हर लैपटॉप पे डिपेंड करता है। और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो काफी आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है कि वेबसाइट के मेन पेज को क्या बोलते हैं। किसी वेबसाइट का जो मेन पेज है, यानी कि जो पहला पेज उसका खुलता है वो मेन पेज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ए होम पेज, बी ब्राउजर पेज, सी सर्च पेज, या डी बुकमार्क? बताइए उसको क्या बोलते हैं। तो ये तो आप बता ही दिए होंगे, हमको नहीं लगता कि इसमें कोई फंसने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होम पेज। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 50 क्वेश्चन कवर हो गया, जो कि अलग अलग लेवल्स के क्वेश्चन थे। एंड हम उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, अच्छे लेवल्स के लगे होंगे और आप सोल्व भी कर पाए होंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, आप सोल्व भी कर पाए होंगे इन क्वेश्चंस को। तो फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे, फिर क्वेश्चन के साथ ही, क्योंकि अभी क्वेश्चन कराना ठीक रहेगा। फिर जब हम जहां तक टॉपिक पढ़ा चुके हैं वहां तक क्वेश्चन करवा देंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आपको रेगुलरली फॉलो करते रहना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, ताकि आपको ये धांसू कंटेंट्स जो हैं, ताकि ये एकदम हाई लेवल कंटेंट्स जो हैं, सो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें। ठीक है, और अपने सारे दोस्तों, सारे रिलेटिव, सारे साथियों के साथ आप ये वीडियो को शेयर कर देंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।